लीलावती, ये नाम सुनकर शायद किसी कहानी की नायिका का ख्याल आता है, पर यह नाम है 12वीं सदी के गणित के एक मशहूर ग्रंथ का। और इसके पीछे जो कहानी है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। तो सवाल यहीं उठता है कि क्या गणित की कोई किताब एक प्रेम कहानी हो सकती है? चलिए इस अनोखी दास्तान में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत होती है एक वादे से, एक पिता का अपनी बेटी से किया गया एक बहुत ही दर्द भरा वादा। कहानी कुछ ऐसी है कि लीलावती की शादी का दिन था, लेकिन किस्मत में लिखा था कि वो हमेशा कुंवारी रहेगी। इस भविष्यवाणी को झुटलाने के लिए उनके पिता भास्कराचार्य ने एक बिल्कुल सही एक शुभ मुहूर्त निकाला। समय नापने के लिए एक खास जल घड़ी रखी गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लीलावती उत्सुकता में घड़ी के ऊपर झुकी और उसके शादी के जोड़े का एक मोती उसमें गिर गया। घड़ी रुक गई, वो शुभ पल बीत गया। एक पिता का दिल टूट गया, लेकिन उस टूटे दिल से एक वादा निकला। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी का नाम अपनी सबसे बड़ी रचना के जरिए हमेशा के लिए अमर कर देंगे। और बस वहीं से जन्म हुआ गणित के सबसे खूबसूरत ग्रंथों में से एक का। तो ये भास्कराचार्य थे कौन? ये सिर्फ एक पिता नहीं थे, वो एक ऐसे कवि थे जिनको संख्याओं से, नंबर से इश्क था। उनका पूरा नाम था भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य। वो सिर्फ एक गणित के ज्ञानी नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त कवि भी थे। और उज्जैन की मशहूर खगोलीय वेधशाला यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के हेड भी थे। मतलब उस वक्त के सबसे बड़े लर्निंग सेंटर्स में से एक को वो चला रहे थे। और उनका ज्ञान सिर्फ मैथ्स तक सीमित नहीं था। देखिए, गणित पर 5 किताबें, व्याकरण यानी ग्रामर पर 8, मेडिसिन पर 6, लॉजिक पर 6 और चारों वेदों का ज्ञान। इतना विशाल ज्ञान होने की वजह से ही वो मैथ्स को इतने अलग, इतने काव्यात्मक अंदाज में पेश कर पाए। तो लीलावती अपने आप में एक अकेली किताब नहीं है, ये असल में भास्कराचार्य के मैग्नम ऑपस सिद्धांत शिरोमणि का पहला हिस्सा है। सिद्धांत शिरोमणि का मतलब है ग्रंथों का मुकुट। इसके 4 हिस्से हैं। पहला लीलावती, जो अरिथमेटिक यानी अंक गणित की नींव रखती है। उसके बाद आते हैं बीजगणित यानी एलजेब्रा, और फिर ग्रहों और तारों पर 2 और ग्रंथ। तो इस किताब में खास क्या था? खास था इसका अंदाज। भास्कराचार्य ने मैथ्स की मुश्किल पहेलियों को छंदों में यानी वर्सेस में सुलझाया। और सबसे प्यारी बात पता है क्या है? हर सवाल सीधे लीलावती से पूछा जाता है। जैसे, हे मृगनयनी कन्या लीलावती, बताओ मुझे। मतलब इसे पढ़कर ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टेक्स्ट बुक है। ऐसा लगता है जैसे एक पिता अपनी बेटी से बात कर रहा है, उसे पढ़ा रहा है। ये सवाल नहीं, एक संवाद है। एक और मिसाल देखिए, एक टूटे हुए हार की कहानी। इसमें कहा जाता है, प्रेम करते समय एक हार टूट गया, कुछ मोती इधर उधर बिखर गए। अगर डोरी पर सिर्फ 6 मोती बचें तो बताओ शुरू में कितने थे? देखा, एक रोमांटिक सीन को एक मैथमेटिकल चैलेंज बना दिया। ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये एक कहानी है जिसे सॉल्व करना है। और इस खूबसूरत कविता के पीछे छिपा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक ऐसी गणित की समस्या जहां आपको एक अनजान नंबर को उसी से गुणा करना पड़ता है। सोच के देखिए, कितना कमाल का तरीका है एजुकेशन को एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ने का। एक और मशहूर पहेली है मोर और सांप की। एक 9 हस्त ऊंचे खंबे पर एक मोर बैठा है। वो एक सांप को खंबे के पास बने बिल में जाते हुए देखता है। सवाल यह है कि वो दोनों किस जगह पर मिलेंगे। एकदम ड्रामेटिक सीन है, जिसे एक ज्योमेट्री पजल बना दिया गया है। उस टेंशन को महसूस किया जा सकता है जब मोर सांप पर झपट्टा मारने वाला है। और असल में मोर और सांप के बीच की ये दौड़ पाइथागोरस थ्योरम का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वही थ्योरम जो हम सब ने स्कूल में पढ़ी है। भास्कराचार्य सिर्फ थियोरी नहीं सिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे कि कैसे मैथ्स के नियम रियल वर्ल्ड में गति और दूरी को समझने में काम आते हैं। और ये एग्जाम्पल इस बात को बेहतरीन तरीके से समझाता है। तो स्टाइल तो लाजवाब था ही, लेकिन इस किताब के अंदर जो गणित था वो अपने आप में एक क्रांति था। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये लिस्ट देखिए जरा। 0 के साथ काम करने के नियम, नेगेटिव नंबर्स का इस्तेमाल, ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना जिनके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, जिसे कुट्टक मेथड कहते हैं। यहां तक कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के रूल्स भी। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझने में यूरोप को सदियां लग गईं, और भास्कराचार्य इन पर 12वीं सदी में काम कर रहे थे। मतलब लीलावती वाकई अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। इस बात को समझने के लिए ये कंपैरिजन देखिए।
जो इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस भास्कराचार्य 12वीं सदी में सॉल्व कर रहे थे, वैसे ही नियम यूरोप में 17वीं सदी में बनाए गए। सोच सकते हैं, लगभग 500 साल का फर्क। और ये सब सिर्फ थियरी नहीं थी, इसका प्रैक्टिकल यूज भी था, जैसे कि पाई की वैल्यू। हम सब जानते हैं कि पाई सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बीच का रेशियो होता है। लीलावती में पाई की जो वैल्यू दी गई थी वो उस समय के हिसाब से कमाल की एक्यूरेट थी, और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो इसकी विरासत, इसकी लेगेसी कैसी रही, वो थोड़ी जटिल है। इसका प्रभाव बहुत बड़ा था, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थीं। ये सोचकर भी हैरानी होती है, लगभग 800 साल तक, 8 सदियों तक पूरे भारत में गणित सीखने के लिए लीलावती ही सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक थी। इसका असर कितना गहरा और लंबा रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन इसकी लेगेसी कॉम्प्लेक्स है। जो इसकी खूबियां थीं, जैसे इसका पोएटिक स्टाइल जिसे याद करना आसान था, वही इसकी कमियां भी बन गई। क्योंकि इसमें फॉर्मल प्रूफ्स नहीं थे, कोई डायग्राम्स या इलस्ट्रेशंस नहीं थे, और आज के मैथ्स जैसी सिंबॉलिक लैंग्वेज भी नहीं थी। इन चीज़ों की कमी ने शायद आगे की डेवलपमेंट को थोड़ा रोका। और किताब खत्म होती है एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे मतलब वाले छंद से। यहीं पर भास्कराचार्य की प्रतिभा दिखती है। इस आखिरी छंद के दो मतलब हैं। एक तरफ ये एक गुणी संपन्न महिला यानी उनकी बेटी की बात करता है, और दूसरी तरफ ये गणित की इस किताब की ही बात करता है। इस तरह उनका वादा पूरा हुआ। उनकी बेटी का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। ये उनकी बेटी और उनके ज्ञान दोनों को एक श्रद्धांजलि है। तो आखिर में लीलावती की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज हमें मैथ्स पढ़ाने के तरीके में थोड़ी और कविता, थोड़ी और कहानियां लानी चाहिए? क्या इससे सीखने का अनुभव बेहतर हो सकता है? ये सोचने वाली बात जरूर है।